मैं शास्त्री जी, आप एक बहुत सुलझे हुए गहरे पत्रकार हैं। नहीं और नहीं, इतना 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 एडजेक्टिव मत लगाइए। नहीं, मैंने आपको इतने लंबे समय से देखा है। मैं जी कम से कम आपको एसपी काल से तो जानता ही हूँ। जी जी और मैंने आपको हर तरीके की परिस्थितियों में देखा, आपका आकलन देखा, आपका जी देश के लिए कमिटमेंट भी देखा, जी विच आई विल से कि आई फाउंड एब्सोल्युटली मिसिंग, स्पेशली राजनेताओं में तो 100% मिसिंग है वो। जी जी हाँ, आजकल जो मैं बात कह रहा हूँ, जिसमें मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 500 हम्म, पार हो जाएँगे और हाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत सरकार को 20 गुना हाँ ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। हाँ भारत का हर नागरिक, इवन वो हाँ परिवार भी जिनके पास हाँ ना शिक्षा है, ना हुनर है, जिन्हें हाँ आज इस बात की गारंटी नहीं है कि उन्हें दूसरी जून का खाना भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ गारंटी के साथ 2029 तक उनकी जो है ना परिवार की मासिक जो है आमदनी हाँ 1 लाख रुपए हाँ और क्रय शक्ति 2 लाख रुपए करने हाँ का जो है मैं बार-बार कह रहा हूँ और साथ में ये भी कह रहा हूँ कि भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा हो जाएगा। हाँ भारत में 2029 टैक्स फ्री हाँ भारत होगा। हाँ भारत में किसी को कर्ज नहीं लेना होगा क्योंकि हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे। हाँ एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट और दूसरा उसका अर्निंग अकाउंट। हाँ जब उसके अर्निंग अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, तो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से ऑटो जो है स्वैप होके उसे अपने अर्निंग अकाउंट में पैसा मिल जाएगा और जब उसके अर्निंग अकाउंट में पैसा होगा, तो आसान किस्तों में बैकएंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको रीपे कर देगी, आपको सूचित करती रहेगी। हाँ मतलब आपको वापस करना है, ये तनाव भी रखने की ज़रूरत नहीं होगी हाँ और एक टैक्स फ्री भारत भी मिल जाएगा, कर्ज मुक्त भारत मिल जाएगा। अभी जो हाँ इन दुष्ट राजनेताओं ने हाँ भारतवासियों के ऊपर वही कानून थोप के रखे हुए हैं, जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे। इन दुष्ट राजनेताओं को लज्जा नहीं आती है, 75 हाँ वर्षों के बावजूद भी वही नियम कानून थोपे हुए हैं और जो हाँ थोड़े बहुत परिवर्तन भी किए गए हैं, वो कॉस्मेटिक हैं। हाँ किसी भी कानून की आत्मा नहीं बदली गई है। हाँ इस आकलन से और जो ढेर सारी मैं प्रॉमिस कर रहा हूं जिसमें मैं कह रहा हूं कि एक भारत विकास निधि पैदा होगी, जो कि जो भी हम काम करेंगे, जो भी एसेट जनरेट होगी, वो एक हाँ एक एसेट अकाउंट होगा हर व्यक्ति का। उस हाँ एसेट अकाउंट में वो उतना जो है भारत विकास निधि ऑटो जनरेट हो जाएगी। हाँ तो हमें किसी एफडीआई की जरूरत नहीं होगी। हमें पैसे की जरूरत हो सकती है, जो हम बाहर से चीजें खरीदें जिसका पेमेंट हम रुपए में नहीं कर पा रहे हो, डॉलर में करना मजबूरी है। बाकी हम्म, किसी चीज के लिए हम्म, विदेशी किसी धन की जरूरत नहीं होगी और हम्म, भारत का विकास जो है इतना तेजी से चलेगा। माननीय नरेंद्र हम्म, मोदी जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ही सोच पा रहे हैं, मैथिली तो हम्म, कह रहे हैं गारंटी से 15 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी बाय 2029। 15 ट्रिलियन हम्म, गारंटी के साथ। और यदि हम्म, ऐसा ना हो तो मुझे जेल में डाल दिया जाए। हम्म, ये इतनी सारी बातें कर रहा हूं और साथ में ये भी कह रहा हूं कि आपको 3-4 काम करना होंगे। पहला काम करना होगा कि हम्म, जितने भी नियम कानून हम्म, किसी भी सरकार ने बनाए हों, जो हम्म, भारत के संविधान की आत्मा के विपरीत हैं, जो हम्म, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के विपरीत हैं, हम्म, माननीय नरेंद्र मोदी जी की अभी लोकसभा में भी मेजोरिटी है और राज्यसभा में भी है, तो हाँ हम्म, की जीत और ना की हार के सिद्धांत के तहत सभी को रिपील कर दिया जाए। एक पहली शर्त ये है। हम्म, दूसरा शर्त ये है कि हम्म, आपको हम्म, एक कानून बनाना होगा, राइट टू हम्म, रिलीजन के आर्टिकल 25 को हम्म, वो करते हुए, हम्म, मतलब राइट टू रिलीजन नाउ हम्म, विल बी इज ऑलरेडी गिवन एज ए फंडामेंटल राइट। इसको फैसिलिटेट करने के लिए कानून होगा, जिसका नाम होगा सर्टेनिटी ऑफ रिलीजियस फ्रीडम एक्ट। राइट, हम्म, मतलब हम लीगल सर्टेनिटी के साथ आपको दे रहे हैं। राइट, आपको किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जो भी आर्टिकल 25 का उल्लंघन करेगा वह जो है एक जघन्य अपराध होगा। तो ना तो हिंदू ये कह पाएगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, और ना ही कोई मुस्लिम ये कह पाएगा कि तुम मेरा धर्म मानो, नहीं तो मैं तुमको काफिर कहूंगा, तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा।
सिर धड़ से जुदा कर दूंगा, मुझे जन्नत भी मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी। ऐसे हमारे संविधान के विरुद्ध में जो भी कहीं भी किसी भी धर्म में कोई बात लिखी है उसे नल एंड वॉइड किया जाएगा। बात समझ, ये कानून का हिस्सा होगा। उस इसका अटरेंस भी जो है एक अपराध होगा, जघन्य अपराध। इट विल बी ए नॉन वेलेबल ऑफेंस। बेल की भी एक ही कंडीशन है कि सामने वाले ने झूठी रिपोर्ट की हो, अदरवाइज यदि झूठी रिपोर्ट नहीं है तो आपको बेल नहीं मिलेगी। क्राइम फ्री भारत का जो डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम है उसके माध्यम से ट्रायल होगा और आपको कोर्ट नहीं जाना होगा। विद इन 15 डेज जो है ना चालान हो जाएगा, विद इन 30 डेज सजा मिल जाएगी, और यदि सजा मिलेगी तो 15 साल से कम की नहीं होगी। मतलब मजिस्ट्रेट 15 साल से कम की सजा नहीं दे पाएगा। और जैसे ही आप कन्विक्ट होंगे आपकी जितनी भी संपत्ति होगी वो सीज होकर सरकारी संपत्ति हो जाएगी। यदि आपके पीछे कोई संस्था खड़ी हुई है तो उसकी जांच चालू हो जाएगी कि उसी अवैधानिक घोषित किया जाए या ना किया जाए। यदि निचोड़ ये निकलता है कि वो इनके पीछे खड़ी हुई अच्छी तरीके के धंधे करती है तो उस संस्था को अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा और उस संस्था से जुड़ी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, वो शासन की संपत्ति होगी। अब ये बताओ, यदि हम ये प्रावधान कर देंगे, ये सारे प्रावधान आधा पेज में आ जाएंगे, आधा पेज का ही एक्ट होगा, हमें क्लिष्ट एक्ट बनाना ही नहीं है। अब ये बताओ, इस देश में धार्मिक उन्माद के लिए कोई भी व्यक्ति दंगे कर पाएगा क्या? ना तो उसे राजनीतिक का जो ना वो हो पाएगा, क्योंकि ये तो राजनीति पर कोई यदि इस तरीके करेगा तो वो संस्था भी जो है अवैधानिक घोषित हो जाएगी, उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। तो तीसरी बात मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूं कि जो 21 लक्ष्य हैं, आप तो टास्क फोर्स बना दो, मैथिली शरण गुप्त को जो है नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत फॉर 21 ऑब्जेक्टिव कर दीजिए और कैबिनेट रैंक दे दीजिए। मैं खुद मीटिंग करके ना तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिमाग को तकलीफ दूंगा, हाँ हर चीज उन्हीं से अनुमोदित कराऊंगा, लेकिन राइट दिमाग को तकलीफ दिए बगैर, और ना ही उनके किसी ब्यूरोक्रेट को दिमाग को तकलीफ दूंगा। यदि ये 3 काम कर देंगे तो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को गारंटी दे रहे हैं कि वो तो 200, 300, 400 को पार करने की बात कर रहे हैं, हम उन्हें 500 पार कर देंगे। और इसके लिए बड़ी छोटी सी स्ट्रेटेजी है 9 दिन की कि हम और आप जो है अच्छे सुनहरे भारत के लिए, जो मैं कह रहा हूं, सब लोग 9 दिन की शपथ लें और दूसरों को जोड़ने के लिए चक्कर में ना पड़े, अपने लोगों को जोड़ें, अपने खुद के परिवार को जोड़ें, अपने रिश्तेदारों को जोड़ें, अपने मित्रों को जोड़ें, अपने पड़ोसियों को जोड़ें, अपने आसपास के युवा साथियों को जोड़ें, अपने आसपास के बुजुर्ग नागरिकों को जोड़ें, और जिन संगठनों से भी आप वर्षों से जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जोड़ो। 9 दिन में जो है ना चमत्कार हो जाएगा, आप 100 करोड़ से अधिक हो जाएंगे। आपकी जो भी राजनीतिक धारणा हो, जो भी आपकी देशभक्ति हो, बुलंद जो भी दल गुलामी हो, वो आप रखिए, उसमें कोई नहीं बदलेंगे। आप जो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, देश हित में कर रहे हैं, देश विरोध में कर रहे हैं, करते रहिए, हमें उसकी चिंता नहीं है। केवल आप जो है ये 9 दिन का साधारण सा उपाय कर लीजिए। 10वें दिन ना माननीय नरेंद्र मोदी जी विवश होंगे। और जो अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, मैं किसानों को एक MSP भी दूंगा और उस खाद्यान्न का उन्हें मालिक बना के भी रखूंगा। जिस खाद्यान्न को पैदा करने के लिए जो मजदूरी लग रही है, जो बीज का लग रहा है, उस इतना ही नहीं बल्कि उनके यहाँ गौशाला भी बनाएंगे, गाय भी पहुंचाएंगे, पेड़ भी लगाएंगे, 10 फीट गहरी खंती भी खोदेंगे, और इसका तमाम खर्च जो है किसान के ऊपर नहीं आएगा। हालांकि इसके लिए किसान का ही एक हमने कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट और डेबिट अकाउंट जो है ना क्रिएट किया है, उस पर अमाउंट होगा, और खाद्यान्न का मालिक जो है किसान ही बना रहेगा। बीच के जो लोग हैं, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर्स हों, जो बेसिकली वेयर हाउस हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, होम डिलीवरी बॉयज हो, दे ऑल विल बिकम सर्विस प्रोवाइडर। उनमें से किसी को भी खाद्यान्न नहीं खरीदना होगा, खाद्यान्न वो खरीदेगा जो एंड कंज्यूमर होगा, और उसे 3 MSP पे वो मिलने की गारंटी होगी। तो जो 2 MSP जो का डिफरेंस है वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट पे जाएगा। जो हम ढेर सारे काम खेतों में करेंगे उसकी कॉस्ट जो है ना किसान को नहीं देना है, लेकिन उससे इमीडिएटली आमदनी चालू होगी। जैसे जो 10 फीट गहरी खाई है, आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, उनका इंटरलिंकिंग का प्रावधान होगा, और उसमें एक्वाकल्चर उसी दिन से चालू हो जाएगा। जिस दिन से चालू होगा जितनी भी आमदनी होगी
1/3 जो है किसान के अर्निंग अकाउंट में जाएगी, 2/3 कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगी। तो आप बताइए, वो एक एमएसपी के लिए परेशान हो रहे हैं, हम उनको एक एमएसपी दे रहे हैं, हम उनके पूरे खर्चे भी उनसे हटा ले रहे हैं, और हम उन्हें मालिक बना के रख रहे हैं। और जब उनके खेत में जो खर्च हो रहा है, जब कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट 5 साल 10 साल में जब भी क्लियर कर लेगा, उसके बाद उनकी आमदनी जो है अभी 5 गुना हो रही है, वो 10 गुना हो जाएगी। बताइए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? शास्त्री जी, आप अपने दिमाग से विवेचन करके बताइए, जो बात मैं कह रहा हूं, कोई मैं ऐसी बात कह रहा हूं जो जमीन पे उतारने में कोई दिक्कत है? आपका एक पर्सपेक्टिव है, आपके व्यूज हैं, आपके पास आपकी दृष्टि से सॉल्यूशन है। आई ट्रीट द सिचुएशन एज मोर कॉम्प्लेक्स देन एज सिंप्लीफाइड एज यू हैव डन इट। मेरी कल ही किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा देश बहुत उन्नति कर रहा है, अब तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा जवाब था नहीं, आपके मैं सुना तो मैंने तो एक शब्द भी नहीं बोला। अब मैं बोल रहा हूँ तो जी बोलिए प्लीज। तो मैंने कहा कि ये आगे बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, इस देश से गरीबी कहीं नहीं जाएगी जब तक इस देश में पॉलिटिशियंस हैं, और जब तक इस देश में पॉलिटिशियंस के प्रश्रय से, उनकी शय से, उनके सहयोग से एक बेइंतहा अनविल्डली ब्यूरोक्रेसी है जो सच अ ड्रेन ऑन दिस नेशन एंड द एक्सचेकर। और आपकी सारी व्यवस्था, जब तक हम मूलचूल सब ना बदल दें, रादर देन दिस 4-5 पॉइंट्स दैट यू आर टॉकिंग, और जब तक ये है तो देयर इज नो साल्वेशन। पॉलिटिशियन इन देयर प्रेजेंट फॉर्म, जिस किस्म की हमने राजनीति और राजनीतिक और कुछ नहीं बदला है। आज से 30 साल पहले अडवाणी जी से मैंने पूछा था कि ब्लैक मनी कब खत्म होगी, तो कहते हैं जब स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन कर दोगे तो खत्म हो जाएगी। ये कह के उन्होंने एडमिट कर लिया था कि पॉलिटिशियंस करप्ट होते हैं। और जो मैं आज तक देखता आ रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिशियंस के चेहरे की चमक ही बता देती है कि वो कितने पैसे के ऊपर बैठे हुए हैं, व्हाट काइंड ऑफ मनी दे आर सिटिंग ऑन। और ये बहुत ही हमारे लिए लज्जाजनक बात है। और उन्होंने आंखें मूंद ली हैं ब्यूरोक्रेसी के करप्शन से, आंखें मूंद ली हैं। मैं जहां रह रहा हूं, मैं चारों तरफ देख के हताशा से भर गया हूं। और आपने कहा कि मोदी जी ऐसा कर लें, मोदी जी ऐसा कर लें, और किस व्यवस्था के ऊपर बैठ के कर ले, वो जो व्यवस्था नीचे चरमराई हुई है। ये देश आगे बढ़ रहा है नागरिकों के पुरुषार्थ से, ये देश आगे बढ़ रहा है उन युवाओं के जो स्किल और एजुकेशन प्राप्त करके अलग अलग क्षेत्र में इस देश को दे रहे हैं, बहुत कुछ देश की इनकम बढ़ा रहे हैं। पर ये जिनको हम लोगों ने फैसिलिटेटर समझा, ये तो मेरे ख्याल से जिस तरह से ये जो था ना, पिंडारियों को जैसे खत्म करने का एक बीड़ा उठाया था किसी ने, तो ये जो पिंडारी राज है, लोग इसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं। जब हम चारों तरफ ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था देखते हैं तो हमें लगता है कि हम बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसको खत्म करने की जरूरत है, और समाधान में ये सब लाइएगा तो हाथ मिलाने का मन करेगा, और समाधान में अगर ये सब नहीं आएगा तो थोड़ी सी परेशानी होगी मुझे। बहुत सुंदर बात कही, लेकिन मैं कहना भूल गया था। बात तो यहीं से शुरू होना थी कि गुलामों के नियम कानून की आत्मा बदल दी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, गुलामी की ये लाट साहबी व्यवस्था, इसमें आमूल चूल परिवर्तन होगा। ये पारदर्शी होगी, अकाउंटेबल होगी, संवेदनशील होगी। नहीं, यहाँ 4 इमली में बी टाइप, ए टाइप, सी टाइप नहीं, ई टाइप के मकान वाले 60 लाख से 80 लाख रुपए मेंटेनेंस में 2 महीने में सरकार के एक्सचेकर से खर्च करवा रहे हैं अपने घरों में, मेरे चारों तरफ। ये क्या हो रहा है? 60-60, 80-80 लाख। देखिए, जब तक गवर्नमेंट के एक्सचेकर से खर्च हो रहे हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दे कैन हैव द राइट टू लिव इन ए गुड हाउस। तो यदि वो अच्छे घर में रहेंगे तो उनका जो है वो अच्छी सोच हो सकती है, क्योंकि हीन भावना से, एक मिनट, हीन भावना से ग्रसित ब्यूरोक्रेसी को यहाँ डिफरेंसेस तत्काल आ जाएंगे कि अगर आप अच्छा घर से क्या मतलब है, देयर हैज टू बी अ सिमेट्री। When you call a house an E-type, it needs to have a symmetry.
यू कैन नॉट से कि हम इसको वैसा बना लेंगे जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया जयविलास पैलेस को भी नहीं बना सकते, और वो भी शर्मा जाए देख करके। यदि आप जो बात ये कह रहे हो, यदि मैं यही सुविधा और यही स्टैंडर्ड उस परिवार को दे दें जिसे आज खाने के लिए नहीं है, जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, मैं तो उन्हें भी ये दे दूंगा। नहीं देखिए, आप तो ब्यूरोक्रेट की बात कर रहे हो। ये तो दिस इज स्वीपिंग द इशू अंडर द कारपेट। नो, आई एम नॉट स्वीपिंग, आई एम सेइंग यू हैव सेड कि अच्छा मकान में तो रहने का हक है, तो नहीं कह रहा हूं भारत के हर नागरिक का उसमें रहने का हक होगा, और ये हक मैं दूंगा उन्हें। जब हम इमीडिएट प्रॉब्लम की बात करें तो आप सब्ज बाग दिखाएं। नो, देखिए मेरा पॉलिटिकल, आपका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, मेरा रियलिस्टिक। इट इज नॉट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। देखो, लेट मी टेल यू, आपने बहुत अच्छे मुद्दा उठाया। मेरा ये कहना है कि वो भ्रष्टाचार का पैसा लगा के यदि ऐसा कर रहा है तो गलत है, लेकिन यदि शासन के नियमों के अनुसार शासकीय कौन सा नियम अलाउ करता है जमीनों का एनक्रोचमेंट? इस मुद्दे पे मुझे पूरी बात तो रख लेनी। नहीं, अगर नियम के अंदर बात होती तो मैं तो विषय को उठाते ही नहीं। तो अगर नियमों के विरुद्ध है तो अपराध है, इन्हें करप्शन में अपराध तो होते देख रहा हूँ ना मैं चारों तरफ। नहीं तो अपराध शासकीय प्रक्रिया के तहत हो कैसे रहा है? नहीं तो हो तो रहा है, वही तो हो रहा है ना। तो इसकी रिपोर्ट की जाए लोकायुक्त को। आपने तो सिस्टम इतना जकड़ के रख रखा है कि ये कहा जाता है ना कि वकील से और पुलिस से मत झूमो। मैं आपको यदि ये कहूं कि आपकी जितनी समस्या, मैंने कहा कि हम बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं। एक मिनट, मैं यदि आपसे ये कह रहा हूं, आप जैसी ब्यूरोक्रेसी चाहते हैं, यदि मैं आपको ये हक दूं कि उसको लिस्ट करो और मैं आपको वैसी ब्यूरोक्रेसी दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। अब तो आप खुश हैं? हाँ, तो पार्ट ऑफ द एजेंडा कि हमने अपनी ब्यूरोक्रेसी नंबर 2 तो यही है ना कि आज की लाटसाबी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। वो पारदर्शी होगी, अकाउंटेबल होगी, संवेदनशील होगी, सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए बाध्य होगी। नहीं तो उसे लाखों में कंपनसेशन अपनी जेब से देना होगा जो उसकी देने की औकात के बाहर होगा, और वो आम आदमी को कंपनसेशन मिलेगा। ऐसा नियम में, कानून में प्रावधान किया जाएगा। अच्छा, आपने एक दूसरी लालकृष्ण आडवाणी जी वाली बात कही है। लालकृष्ण आडवाणी जी, आपने कहा कि साहब जब तक स्टेट चेकर से फाइनेंस होंगे, यदि मैं आपको खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था दे दूं तो, और जो थोड़ा बहुत खर्च होगा वो इलेक्शन कमीशन का होगा, आम पॉलिटिशियंस खर्चा करना उसके लिए अपराध होगा। Who will amend the constitution? माननीय नरेंद्र मोदी, यदि वो नहीं मानेंगे तो मैथिली शरण गुप्त अपने 543 साथियों के साथ ऐसा कर लेंगे। और उसके लिए आपको एक बहुत छोटा सा उपाय करना होगा, बहुत छोटा सा उपाय, 10-10 लोगों को जोड़ने का 9 दिन का उपाय। मैं सोच बदलना चाहता हूं, ना आपकी प्रवृत्ति बदलना चाहता हूं, ना आपके कौन से दल से आप जुड़े हैं, ना ये जोड़ना चाहता हूं, क्या आप कर रहे हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ जुड़ जाइए, और ये लोग जब 100 करोड़ हो जाएंगे तो छत पे चढ़ के माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करेंगे, क्योंकि वो बैठे हुए हैं, और यदि वो डर के कारण, व्यवस्था के कारण ऐसा कर देते हैं तो हम उन्हें 543 सीट दिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा सवाल उठता है कि वो ऐसा क्यों करें। वो तो कहते हैं कि मैंने 5,000 करोड़ से ज्यादा की जो है ना पार्टी बनाई हुई है, मैंने तो हजारों दल खड़े किए हुए हैं, मैं तो 20 साल गुजरात का मुख्यमंत्री रहा हूं, 10 साल भारत का प्रधानमंत्री रहूंगा, और आने वाले समय तक जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं बना रहूंगा। तो एक छोटे से घटिया से एक रिटायर्ड डीजी मैथिली शरण गुप्त की बात क्यों सुनूं? ये उनके जेहन में प्रश्न आ सकता है, ऐसा कुछ सवाब आ सकता है। तो फिर मैथिली शरण गुप्त अपने 100 करोड़ साथियों के साथ ऐसे लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, उनको सांसद का टिकट उनके घर पहुंचा देंगे, छत पे चढ़ के बिना 5 पैसे खर्च किए उन्हें जिता देंगे, और फिर मैथिली शरण गुप्त अपने 543 साथियों के साथ जाके ये जो बदलाव की बात कर रहे हैं वो मैथिली शरण गुप्त कर देंगे। तो पहला मौका मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं। यदि वो किसी कारण से इसे खोते हैं तो फिर दूसरा मौका किसी दूसरे को नहीं दूंगा, फिर मैथिली शरण गुप्त खुद ही करेंगे। अब इस बारे में क्या कहना है आपका? आपको मैथिली शरण गुप्त में कुछ विश्वास है या नहीं है? ये तो प्रश्न उद्भूत ही नहीं होता।
तो फिर ये 9 दिन का साधारण उपाय करने में क्या दिक्कत है? देखिए, ना तो मैं आपकी सोच बदल रहा हूं, ना आपका चिंतन बदल रहा हूं, ना आपकी कार्यविधि बदल रहा हूं, ना आपका कार्यकलाप बदल रहा हूं, ना आपकी पॉलिटिकल लीनिंग बदल रहा हूं, ना आपकी सोशल या और कोई लीनिंग बदल रहा हूं, और आपको इतने लाभ दे रहा हूं। और इतना नहीं, यदि आपको लगता है कि 21 लक्षों में कुछ छूट गया है, जैसा आपने कहा कि सब ब्यूरोक्रेसी हम ऐसी चाहते हैं, तो आप जो जो जैसा चाहते हैं वो भी यदि आप लिख के दे देंगे तो हम 21 में उसको जोड़ लेंगे, और उतने लक्ष्यों का जो है ना 2029 तक आपके दरवाजे पे पहुंच जाएगा। ये मैत्रीषण गुप्त का कमिटमेंट होगा, और इसके लिए भारत शासन का पैसा नहीं लगेगा, ये भी गारंटी दे रहा हूं। भारत क्योंकि शासन मैंने आपसे शुरू में कहा था ना, है? नहीं, मैंने आपसे कहा था ना कि जो जब तक नेता है इस देश में, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा पनपते हुए और बने हुए और राज करते हुए, नहीं, मेरा सेंटेंस पूरा तो करने दीजिए। जब तक वो नेता है तब तक इस देश में गरीबी रहेगी, और इसलिए क्योंकि जब तक याचक है तब तक दाता है, तो देने वाला नेता है और जनता याचक है, तो ये इनको सूट करता है, गरीबी और गरीबी को की ओर मुखातिब होना और गरीबों का ध्यान रखना। ये एक राजनीति चली आ रही है, जो एक धारा बह रही है, लेकिन इसमें तफसील तो बदल रही है, कुचक्र को तोड़ना। और ये पूरा कुचक्र जो है, इसमें जो इनका जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसको ब्यूरोक्रेसी डजंट मीन ऑल इंडिया सर्विस, ब्यूरोक्रेसी है ना टोटल ऊपर से नीचे तक, जो तहसीलदार सरकारी अमला है, जो पूरा अमला है, जो ये पूरी एक व्यवस्था है जो उस व्यवस्था को पनपने दे रही है, और सारी व्यवस्था का सर्वनाश किए हुए। इसमें मूल चीज बताऊं, इसी व्यवस्था में आपने एक चीज देखी इतने वर्षों की पत्रकारिता में, कि जब एक छोटा सा अधिकारी अच्छा आ जाता है, उसके समय काल में एक हल्का सा परिवर्तन और आशा दिखती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर खत्म करनी चाह रहा था अपनी बात। व्यवस्था, कोई सुनने वाला पूछ सकता है कि शास्त्री जी आप कैसी व्यवस्था चाहते हैं? तो हमें देखिए, 20 वर्ष में हमें अनेक बार इटली जाने का मौका मिला, तो वहां के एक प्रोविंस के प्रेसिडेंट, प्रोविंस का प्रेसिडेंट, यानी अगर उसकी ट्रिलियन और इसकी बात हो रही होती है तो महाराष्ट्र भी पीछे हो जाए उस प्रोविंस की अर्थव्यवस्था से। वहां का 3 बार प्रेसिडेंट, वो रोज अपने 10 बजे से 6 बजे तक ऑफिस बैठता है, और सुबह 7 बजे से 10 बजे तक अपने रेस्टोरेंट में टेबल पहुंचता था, प्लेटें रखता था, और रात को भी यही करता था, और फिर पार्लियामेंट का मेंबर, और फिर मिनिस्टर, और वहां से रिटायर होकर के फिर होटल चला रहा है। दैट्स इट। यदि ये भारत में हो जाए तो, हाँ, तो यही व्यवस्था यहाँ जब बन जाता है तो सोचते हैं। मैं तो एक मिनट, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे जितने स्वप्न आपने जहां जहां जिस यात्रा में देखे हों, क्या कैन यू फेवर बी माई राइटिंग नोट 1, नोट 2, नोट 3, एंड देन जो है ना उन सभी नोटों को जमीन पे हम कैसे उतारेंगे, वो मॉडल मेरा रहेगा। लेकिन 2029 की समय सीमा में देने की जिम्मेवारी माननीय नरेंद्र मोदी की होगी, और यदि वो ये नहीं मानेंगे तो इस जिम्मेवारी को मैथिली शरण गुप्त निर्वहन करेंगे, और इसको निर्वहन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है यदि आप सभी लोग अपने जो भी पॉलिटिकल लीनिंग है, जो भी स्वार्थ हैं, जो भी आपकी है, मुझे इस बात से कोई लेना नहीं है कि आप क्रिमिनल हैं, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, जो जैसा है वैसा ही बना रहे। बस ये 9 दिन का साधारण उपाय, इसे सत्यनारायण का व्रत मान के कर दें 2029 को। मैथिली शरण गुप्त चाहे नरेंद्र मोदी के माध्यम से दें आपको, या अपनी खुद की औकात पर, क्योंकि फिर 543 लोगों को हमें टिकट बांटने में कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक ही क्राइटेरिया है, जो ज्यादा लोगों को जोड़ेगा, ऐसे 543 लोगों को टिकट मिल जाएगा, राइट? तो मुझे टिकट मिलना किसके हाथ में है? मैथिली शरण गुप्त दे रहे हैं या माननीय ललित शास्त्री जी के हाथ में? नहीं, तो जो आपने मेरे से बातें करी हैं, जैसे अलग जगाने की कोशिश आप कर रहे हैं जी, तो जब आप 540 और 570 या 600 लोगों की बात करें, पार्लियामेंट में कितनी सीट बढ़ जाए वो तब तक, तो जितनी भी आपको देश के हर कोने में पहुंचना पड़ेगा उतने लोगों को चुनने के लिए। नहीं, मुझे नहीं पहुंचना है, ये मॉडल यही है। नहीं, आपको नहीं पहुंचना, आपकी बात को पहुंचना, तो उस बात को पहुंचाने की बात, हमारी बात मिस्टर ललित शास्त्री पहुंचाएंगे ना, वो भी शपथ के साथ। हाँ, नहीं तो वो, और हम माननीय ललित शास्त्री को नहीं बदल रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि ललित शास्त्री साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक मिनट के लिए मान लें कि ललित शास्त्री एकदम बहुत ही घटिया क्रिमिनल व्यक्ति हैं, तो भी हम घटिया और क्रिमिनल ललित शास्त्री को भी नहीं बदल रहे हैं। वो जैसा है बना रहे। हम तो आपको
आपके वर्तमान स्वरूप में ही महापरिवर्तित भारत दे दूंगा और आपके तो सपनों का भारत दे दूंगा, और वो भी समय सीमा 2029 तक दे दूंगा। हाँ, नहीं तो जैसे आज वो होता है ना सोशल मीडिया में, कोई इंटरटेनमेंट का वो हुआ वीडियो 2 मिनट का 1 मिनट का वायरल हो गया, पता चला 24 घंटे में मिलियंस ने देख लिया, और वहां तक बात आगे बढ़ी और फिर वो खत्म हो जाता है। तो आप हमारे बात छोटे 25 इंटरव्यू करिए ना, और आप अपने चैनल पे अपने काम के साथ साथ इसको भी कर दीजिए। लोगों तक बात पहुंचेगी, आपके चैनल सब कोई देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप मुझे यदि समय दे देंगे तो हम जो है, जब आप कहेंगे, जहां कहेंगे वहां रिकॉर्डिंग के लिए पहुंच जाऊंगा। ठीक है, इट विल बी डन, इट विल बी डन। और मैं और थोड़ा सा, यदि आपने ऐसा कर दिया तो, और लोगों ने ये साधारण सी शपथ जिसमें उनके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, जिसमें उनकी रिस्क जीरो है, जिसमें उन्हें कोई जुलूस नहीं निकालना है, कोई धरना नहीं देना है, किसी के सामने जाके पिटीशन नहीं देना है, दिल्ली नहीं जाना है, जंतर मंतर पे नहीं जाना है, पुलिस को बैरिकेड लगाकर लठ बरसाने का मौका नहीं देना है, 10वें दिन यही नरेंद्र मोदी जी चरणावत होंगे और जो आप कहोगे उसको मानेंगे, क्योंकि आप उनकी दिमाग को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, आप उनके ब्यूरोक्रेट के दिमाग को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, आप जो है भारत को टैक्स फ्री कर दे रहे हैं, कर्ज मुक्त कर दे रहे हैं, समृद्ध कर दे रहे हैं, और इसके लिए एक भारत विकास निधि का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, और उस कॉन्सेप्ट का मैनेजमेंट कैसा होगा ये तकलीफ भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिमाग को नहीं दे रहे हैं। तो उनके लिए तो सब फायदा ही फायदा है। और फिर यदि वो नहीं करेंगे, ये मेरा कमिटमेंट है कि पहला मौका मैं नरेंद्र मोदी जी को दूंगा। क्यों? क्योंकि यदि नरेंद्र मोदी जी अभी बैठे हैं, यदि वो अपने लाभ के लिए हमारा इतना काम कर देते तो हमारा तो काम होना चाहिए ना। मैथिली शरण गुप्त खुद तो नहीं बनना चाहते हैं ना, वो तो लास्ट विकल्प है। यदि वो ये नहीं करूंगा तो फिर ये मौका दूसरे को नहीं दूंगा। फिर मैं आई थिंक वी शुड चर्चा को विराम लगाना चाहिए। वी विल कंटिन्यू दिस। राइट, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय भारत।